भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5, वैश्विक संकटों का निवारण, भारतीय शिक्षा, पर्व 3, संकटों का विश्लेषण। अध्याय 27, अनर्थक अर्थ, काम केंद्री जीवन व्यवस्था, पृष्ठ संख्या 146। मनुष्य को जीवन के लिए अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसे अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, सुविधाओं के लिए भी अनेक प्रकार की वस्तुएं चाहिए। हवा, पानी, प्रकाश, वाहन आदि चाहिए। आवश्यकताओं के साथ साथ मनुष्य की इच्छाएं भी होती हैं। आवश्यकताएं जीवित रहने के लिए होती हैं, सुरक्षा के लिए होती हैं, कुछ मात्रा में सुविधा के लिए होती हैं, परंतु इच्छाएं मन को खुश करने के लिए होती हैं। आवश्यकताएं सीमित होती हैं, परंतु इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा पूर्ण करो तो और नई जगती है। पश्चिम इच्छाओं के इस स्वभाव से अवगत नहीं है, अथवा अवगत है तो उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मन है इसलिए इच्छा है, और इच्छा है तो उसे पूर्ण करना है। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो सृष्टि के सारे संसाधन बने हुए हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्पर्धा और संघर्ष करना पड़ता है। वह भी स्वाभाविक है, क्योंकि इस विश्व में हर एक को अपनी योग्यता सिद्ध करनी ही होती है। अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष यह प्रकृति का ही नियम है। सृष्टि में यह सर्वत्र दिखाई देता है, इसलिए संघर्ष का स्वीकार करना ही चाहिए। संघर्ष में जीतने में ही आनंद है, दूसरों को पराजित करने में ही आनंद है। मनुष्य जीवन की सार्थकता ही इसमें है। कामनाओं की पूर्ति के बिना जीवन में रस ही नहीं है। रस का अनुभव करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। पश्चिम का जीवन विषयक तर्क इस प्रकार का है, इसलिए कामना पूर्ति के लिए आपाधापी करना उसके जीवन यापन का पर्याय बन गया है। कामनाओं का स्वभाव ऐसा है कि एक कामना पूर्ण करो तो 10 जगती हैं। अतः कामना पूर्ति के प्रयासों का कभी अंत नहीं होता। इसलिए संसाधन हमेशा कम ही पड़ते हैं। और चाहिए कि मंत्र का ही रटन निरंतर चलता है। कामना का दूसरा स्वभाव यह होता है कि एक पदार्थ से मिलने वाला सुख क्रमशः कम होता जाता है। प्रथम अनुभव में जो पदार्थ अत्यंत प्रिय और सुखकारक लगता है, वही पुराना होते होते कम प्रिय और फिर अप्रिय होने लगता है। इसलिए मन को निरंतर नए की चाह रहती है। इसमें से पदार्थ के बनावट के, पैकिंग के, प्रस्तुतिकरण के नए नए तरीके निर्माण होते हैं। नए नए फैशन, खाद्य पदार्थों के नए नए स्वाद निर्माण किए जाते हैं। फिर भी अतृप्ति बनी रहती है। इसमें से उन्माद पैदा होता है। उन्माद से गति का जन्म होता है। मन स्वभाव से चंचल भी होता है। चंचलता भी गति को जन्म देती है। इसमें तेज गति की ललक पैदा होती है, इसलिए तेज गति के वाहन बनाए जाते हैं। गति बढ़ाने के निरंतर प्रयास चलते हैं। मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, वायुयान आदि की गति बढ़ाना मनुष्य के लिए चुनौती बन जाता है। गति बढ़ाने में सफलता और तेज गति के वाहन से यात्रा करने में साहस का अनुभव होता है। इसका भी कहीं अंत नहीं है। इस उन्माद का दूसरा स्वरूप है ऊंचे स्वर वाला संगीत और उत्तेजना पूर्ण नृत्य। इसे भी पराकाष्ठा तक पहुंचाने के प्रयास निरंतर होते रहते हैं। येन केन प्रकारेण कामनाओं की पूर्ति करने की चाह, अधिक से अधिक कामनाओं की पूर्ति के प्रयास उन्हें शांति से, स्थिरता पूर्वक बैठने नहीं देते। गति उनके जीवन का मुख्य लक्षण बन गया है। गति, नित्य नए पदार्थों की खोज, उत्तेजना, ललक आदि के कारण एक और शांति नहीं है। दूसरी ओर किसी की चिंता या परवाह नहीं है। कानून की बाध्यता के अलावा और कोई शिष्टाचार नहीं होता। मन की उत्तेजना, आसक्ति, मोह आदि का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। शरीर असहनशील और अस्वस्थ ही रहता है। ज्ञानेंद्रिय उपभोग के अतिरेक के कारण शिथिल हो जाती हैं। हृदय दुर्बल होता है। इसलिए मनोकायिक बीमारियां पश्चिम में अधिक हैं। एक और शरीर और मन की बीमारियों के लिए अस्पतालों और मानसिक अस्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई गुंडागर्दी के लिए कैद खानों की संख्या बढ़ती ही रहती है। जीवन का स्तर अत्यंत ऊपरी रहता है। किसी के साथ गाढ़ संबंध, किसी व्यक्ति तत्व के प्रति समर्पण, किसी तत्व के प्रति निष्ठा, आत्मत्याग जैसी भावनाएं लगभग अपरिचित ही रहती हैं। ये भावनाएं हो सकती हैं, ऐसी उन्हें कल्पना भी नहीं होती। किसी में देखी तो उन्हें समझ में नहीं आती। ऐसी भावनाओं को या तो वे असंभव मानते हैं या मूर्खता। कामनाओं की पूर्ति के लिए विज्ञान इनका दास बनकर सेवा में खड़ा रहता है। विज्ञान का उपयोग वे विभिन्न प्रकार के यंत्र और उपकरण बनाने के लिए करते हैं।
गति के लिए वाहन, वाहन के लिए सड़कें, सड़कों के लिए कारखाने आदि की दुनिया का विस्तार होता है। इस आसक्तिपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, गतियुक्त, छिछली, ऊपर से आकर्षक व्यवस्था को विकास कहा जाता है। विकास की संकल्पना आज विश्व के सभी देशों को लागू है। विश्व के सभी देशों ने इस समझ को विविधता से या नासमझी से स्वीकार किया है। भारत की दृष्टि से ये असंस्कृत अवस्था का लक्षण है। भारत मन के दोष और सामर्थ्य दोनों को जानता है, इसलिए मन को वश में करने की आवश्यकता समझता है। मन को वश में करने की कला भी जानता है। भारत जीवन में काम और कामना के महत्व और प्रभाव को जानता है, इसलिए कामनाओं और कामना पूर्ति के प्रयासों का तिरस्कार नहीं करता, अपितु उन्हें धर्म के नियमन में रखता है। इसलिए संयम, साधना, स्वनियंत्रण की एक विशाल दुनिया भारत में खड़ी हुई है। भारत की संगीत, कला और साहित्य की साधना, ज्ञानेंद्रियों के उपभोग की रसिकता, विविधता में व्यक्त हो रही सृजनशीलता मन के स्तर की नहीं, अपितु हृदय के स्तर की होती है, जिसे आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। भारत की दृष्टि में पश्चिम का ये काम जीवन पशु तुल्य ही लगता है। इसे विकास कहना बुद्धिहीनता का लक्षण है। यह काम जीवन सौंदर्य, प्रेम, आनंद आदि को प्राप्त नहीं करवाता। यह जीवन को उन्नत बनाने के स्थान पर दुर्गति की ओर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम में कला, साहित्य आदि की उपासना नहीं होती। अच्छा साहित्य वहां भी होता है, परंतु वह पश्चिम के स्वभाव से विपरीत है। मुख्य धारा का जीवन तो काम जीवन ही है। ऐसा काम जीवन पश्चिम को दुर्गति और विनाश की ओर ले जा रहा है और पश्चिम के पीछे जाने वाला विश्व भी उसी मार्ग पर जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विश्व को और पश्चिम को इस दुर्गति से बचाना भारत का दायित्व है। अर्थपरायण जीवन रचना। अनगिनत कामनाओं की पूर्ति के लिए असंख्य पदार्थ चाहिए। उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करने होते हैं। कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में निहित होती हैं, उन्हें प्राप्त नहीं करना होता है। कामनाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक पदार्थ बाहर होते हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयास करने होते हैं। पश्चिम का सारा जीवन असंख्य संसाधन प्राप्त करने में बीतता है। कामना पूर्ति और अर्थ प्राप्ति जीवन के केंद्र में होते हैं। अर्थ की प्राप्ति की यह दुनिया बड़ी विशाल और अटपटी है। मनुष्य प्रथम तो अर्थ के स्रोतों पर अपना स्वामित्व चाहता है। स्वामित्व के लिए वह संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहता है। बिना परिश्रम के या कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक वस्तु प्राप्त हो, इसलिए उसने उधार लेने की एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था का नाम बैंक है। लगता ऐसा है कि बैंक की व्यवस्था जिनके पास पर्याप्त अर्थ नहीं है, उसे अपने अभाव की पूर्ति के लिए अर्थ की सहायता करता है, परंतु वास्तव में बैंक भी पैसा कमाने का व्यवसाय करता है। बैंक से उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं देने का प्रचलन इतना अधिक होता है कि बैंकों का दिवाला निकल जाता है। येन केन प्रकारेण कामना पूर्ति करना ही लक्ष्य है, उसी प्रकार से कैसे भी हो अर्थ प्राप्ति करना ही धर्म है। इस दृष्टि से हर किसी बात की कीमत होती है। किसी को सहायता की तो पैसा चाहिए। मार्गदर्शन, सेवा, प्रेम, परामर्श, ज्ञान, अन्न, देह, तीर्थ यात्रा, दर्शन, प्रसाद, पुण्य आदि सब कुछ पैसे से मिलता है। किसी का धर्म विषयक भाषण, कथा, सत्संग आदि पैसे से ही सुना जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करना है तो पैसे से और पैसा कमाने के लिए। किसी के प्रति अपराध किया तो पैसे से नुकसान भरपाई होती है। पश्चिम का एक एक व्यक्ति तो अर्थ प्राप्ति के लिए सब कुछ करता ही है, परंतु ये देशों का भी यह लक्षण है। पश्चिम के देश व्यापार को ही राष्ट्र जीवन का केंद्रवर्ती पुरुषार्थ मानते हैं। व्यापार ही उनके लिए धर्म है। विगत 500 वर्षों का यूरोप का इतिहास दर्शाता है कि वे संपूर्ण विश्व को पादाक्रांत करने के लिए निकले हैं। अन्य देशों में जाने का मुख्य उद्देश्य वहां की समृद्धि का आकर्षण रहा है। उस समृद्धि को हस्तगत करने की उनकी चाह रही है। समृद्धि को हस्तगत करने का सबसे सरल उपाय है लूट करना, परंतु लूट बहुत अधिक काल तक निरंतर रूप से करना संभव नहीं होता, इसलिए उसे व्यापार का जामा पहनाया गया है। व्यापार को भी सुगमता से चलाने के लिए जहां गए वहां राज्य स्थापित करने की भी उनकी प्रवृत्ति रही है। व्यापार के दो आयाम हैं, एक है उत्पादन और दूसरा वितरण। उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिम ने दो कारकों को काम में लगाया, एक थे यंत्र और दूसरे थे मजदूर। दोनों उनके लिए दास हैं। उन्होंने उत्पादन का स्वामित्व अपने पास रखा। जब तक ईंधन की ऊर्जा से चलने वाले यंत्र नहीं थे, तब तक मनुष्यों से उत्पादन का काम करवाया जाता था। काम करने वाले लोग उनके लिए मजदूर थे।
जिनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। जो केवल पैसा लगाता है और स्वयं काम नहीं करता, अपितु पैसा देकर दूसरों से काम करवाता है, वह मालिक है, स्वामी है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, अधिकारी है। और जो प्रत्यक्ष काम करके उत्पादन करता है, परंतु काम पर और उत्पादन पर जिसका कोई अधिकार नहीं है, वह मजदूर है, नौकर है, गुलाम है। काम और काम के अधिकार का संबंध विच्छेद आज पश्चिम के माध्यम से विश्व भर में फैल गया है। अर्थव्यवस्था में नौकरी एक अनिवार्य और सबसे अधिक स्थान घेरने वाला घटक बन गया है। काम और श्रम की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। संपूर्ण विश्व की मानसिकता पर इसका गहरा प्रभाव हुआ है। सर्वसामान्य मनुष्य अपने आप को नौकर की हैसियत से ही देखता है। उत्पादन की प्रक्रिया में उसे आनंद नहीं मिलता, रस नहीं आता और उत्पादित वस्तु के प्रति उसे अपनत्व और प्रेम नहीं है। उसकी कल्पनाशीलता और सृजनशीलता नष्ट हो गई है, क्योंकि वह काम उसका नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया में आनंद नहीं मिलने के कारण वह अन्य बातों में आनंद ढूंढता है। नृत्य, गीत, नाटक, होटल, प्रवास आदि सब आनंद की खोज में से निकले हैं। उनका उपभोग कर सके, इसलिए काम से मुक्ति चाहिए। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी का प्रचलन इसी में से हुआ है। काम में आनंद नहीं और आनंद के लिए काम नहीं। सप्ताह के 5 दिन मजदूर बनकर पैसा कमाना और 2 दिन उन पैसों से उन्मुक्त होकर कामना पूर्ति करना, मौज बनाना, चैन करना, ऐसे 2 भागों में जीवन बट गया है। विभाजन की प्रक्रिया सर्व क्षेत्रों में विशृंखलता को ही जन्म देती है। व्यक्तिगत और प्रजागत जीवन छितरा हुआ बन जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में जब से ईंधन की ऊर्जा से संचालित यंत्रों का उपयोग होने लगा है, तब से काम करने वाले मजदूर की कठिनाई और बढ़ी है। अब वह केवल मालिक का ही नहीं तो यंत्र का भी दास बन गया है। अब उत्पादन भी वह नहीं कर रहा है। नौकर के रूप में भी उसका काम यंत्र को चलने में सहायक होना है। यंत्र जैसे निर्जीव सत्ता के साथ उसे अनुकूलन करना पड़ता है। मनुष्य अपने आप को हीन अनुभव करने लगता है। उत्पादन के क्षेत्र में यंत्र ने केंद्रीकरण कर दिया है। यंत्र एक साथ अधिक उत्पादन करता है, तेज गति से उत्पादन करता है, इसलिए उत्पादन का केंद्रीकरण होना अपरिहार्य है। उत्पादन के साथ साथ मालिकी का भी केंद्रीकरण होता है। मालिकों की संख्या कम और मालिकी का क्षेत्र बढ़ता जाता है। साथ ही काम करने वाले लोग भी अनावश्यक बन जाते हैं। बेरोजगारी का जनक भी यही है। इस व्यवस्था में अरबोपति और खरबोपति तो बनते हैं, परंतु वे गिने चुने ही होते हैं। अरबों और खरबों बेरोजगार, बिना कामकाज के लोग भी साथ साथ पैदा होते हैं। कामना पूर्ति के लिए ठोस भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उनका उत्पादन केंद्रीकृत हो जाने के कारण बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती है। उन्हें जीवित रहने के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए पदार्थों की तो आवश्यकता रहती ही है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक अनुत्पादक गतिविधियां शुरू होती हैं। इसमें से ही आज के अनेक महान शब्दों अथवा महान संकल्पनाओं का जन्म हुआ है। इनमें एक है मैनेजमेंट, दूसरा है मनोरंजन उद्योग, शिक्षा उद्योग, स्वास्थ्य उद्योग आदि। घटनाओं और पदार्थों को ही नहीं तो मनुष्यों को मैनेज किया जाता है। लोग 2 भागों में बटे हैं, एक है मैनेज करने वाले और दूसरे हैं मैनेज होने वाले। मैनेज करने वालों की भी एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला बनती है, बड़ा मैनेजर और छोटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्तमान विश्वविद्यालयों का एक प्रतिष्ठित विषय है। संगीत, नृत्य, नाटक, काव्य आदि मनोरंजन उद्योग के पदार्थ बन गए हैं। उनका सारा मूल्य पैसे में रूपांतरित हो गया है। सारी सृजनशीलता और कल्पनाशीलता पैसे के अधीन बन गई है। उसकी सार्थकता ही पैसे से है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था नहीं रह गई है, अपितु ज्ञान को अर्थ के अधीन बनाने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालयों का दर्जा तय करने वालों में एक प्रमुख आयाम उसकी अर्थ उत्पादकता भी है। सेवा भी अर्थ के अधीन एक पदार्थ है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र है, जिसमें भौतिक पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी मार्गों से दूसरों का काम कर पैसा कमाया जाता है। भारत की दृष्टि से यह अर्थव्यवस्था नहीं है, अनर्थ व्यवस्था है। यह अल्प बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि और दुष्ट बुद्धि का लक्षण है। यह विनाशक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। सबसे पहला तो अर्थ को राष्ट्रीय जीवन में सबसे प्रमुख स्थान देना और कामनाओं की सेवा में प्रस्तुत करना भारत की दृष्टि में घोर सांस्कृतिक अपराध है। अल्प बुद्धि इसलिए क्योंकि वह क्षणिक सुख देकर राष्ट्र के आयुष्य को रोगग्रस्त बनाकर जल्दी नष्ट कर देने वाला है। स्वार्थ बुद्धि इसलिए कि वह केवल अपना ही विचार करता है और दूसरों का शोषण करने में उसे संकोच नहीं होता है।
दुष्ट बुद्धि इसलिए क्योंकि उसमें दया नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसे अनुचित लगता है। इससे तो संस्कृति पनप ही नहीं पाती और पनपी हुई संस्कृति नष्ट हो जाती है। भारत की दृष्टि से बैंक, बीमा और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अत्यंत विनाशक आयाम हैं, क्योंकि ये छलनापूर्ण तर्कों से चलते हैं, मानवीय गुणों को नष्ट करते हैं और एक आभासी व्यवस्था पैदा करते हैं जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो ये अनर्थ ही है। मनुष्य की श्रेष्ठता समाप्त कर उसे गुलाम बनाना, बुद्धि, कल्पना, सृजन की शक्तियों को निकृष्ट स्तर पर लाना, विश्व को आर्थिक, पर्यावरणीय और आरोग्यकीय संकट में डाल देना, इतना ही नहीं तो विनाश के प्रति ले जाना, ये पश्चिमी अर्थ संकल्पना के मानवता के प्रति अपराध हैं। इस अर्थ संकल्पना के आधार पर पश्चिम ने अपनी विकास की संकल्पना को विश्व पर थोपा है। इसके आधार पर विश्व के देशों को विकसित और विकासशील ऐसी श्रेणियों में विभाजित किया है। इसी संकल्पना के आधार पर विश्व पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया है। शस्त्रों का, पेट्रोलियम का और मादक द्रव्यों का व्यापार उनके लिए समृद्धि की कुंजी है। युद्धों को प्रोत्साहन देना उन्हें लाभदायक लगता है। मादक द्रव्यों का सेवन उनके अपने लिए मजदूरी भी है और दूसरी ओर पैसा कमाने का सरल उपाय भी है। भारत की सहज बुद्धि का कथन है, अर्थातुराणाम ना गुरुना बंधुहु। जिनके ऊपर अर्थ सवार हो गया है उसके लिए कोई गुरु नहीं है, कोई स्वजन नहीं है। अर्थ से पीड़ित पश्चिम ने विश्व में अनात्मीयता का रोग फैला दिया है। इस रोग की चपेट में विश्व के सारे देश विभिन्न कारणों से आ गए हैं। कोई दुर्बल है इसलिए, कोई प्रभावित हो गए हैं इसलिए, भारत जैसे लोग हीनता बोध से ग्रस्त हो गए हैं इसलिए, और कोई समर्थ बनने की स्पर्धा में हार गए हैं इसलिए पश्चिम की अर्थ संकल्पना का स्वीकार कर चुके हैं। यह एक महारोग है जिससे विश्व को मुक्त करना भारत जैसे समर्थ राष्ट्र के लिए असंभव है, यदि वे अपने हीनता बोध से मुक्त होकर अपने आप को समर्थ माने तो। कार्य का आत्मघाती अर्थघटन, नंदिनी जोशी। हमारे समाज में वेतन का ढांचा कितना विचित्र है, तनिक इस ओर तो देखिए। किसी सरकारी अधिकारी को या बैंक के ऑफिसर को या किसी बड़ी कंपनी के सेल्स मैनेजर को बहुत ऊंचा वेतन मिलता है और जासूसों को तो इनसे भी अधिक, जबकि गली में झाड़ू लगाने वालों को या खेत मजदूर को इतना कम वेतन मिलता है कि उन पर दया आती है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकताएं साफ रास्ते और अनाज हैं। आज वेतन का संबंध कार्य की उपयोगिता अथवा अन्य किसी आदर्श के साथ नहीं रहा। आज ये संबंध व्यक्ति को काम कितने बड़े तंत्र में मिला है इसके साथ जुड़ गया है। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार ड्राइवर को तो अच्छा वेतन मिलता है, परंतु उसी गांव की प्राथमिक शाला के शिक्षक को इतना कम वेतन मिलता है कि उसे अपनी गृहस्थी चलाने में भी पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कारण ऐसा है जिसे हम दूर कर सकते हैं। इनके कारण आज मनुष्य को अर्थभोगी जीव की भांति देखा जाता है। वैज्ञानिकों से लेकर कलाकारों तक सबको अपनी खोज और कला सेवा के लिए नहीं, अपितु वे कितने पैसे या सत्ता प्राप्त करने में काम आएंगे इस आधार पर भुनाए जाने के काम आते हैं। ज्ञान और कला को समस्त मानव जाति की प्रगति की राह में प्रकाश फैलाने के लिए मुक्त रहने देने के स्थान पर वे उन्हें थोड़ी नफाखोरी की एजड़ाओं को पूर्ण करने की हद तक ले आए हैं। बड़े तंत्र में अधिक वेतन मिले इसके लिए दिए जाने वाले वेतनमान के कारण आज का अर्थतंत्र, बिचौलिए व्यक्ति, प्रशासनिक तंत्र और क्षुद्र व्यापारियों द्वारा सेवाओं की मोटी जंजीरें खड़ी कर दी गई हैं। हम सब इस भार तले कुचले जा रहे हैं, क्योंकि इस पद्धति से लगाए हुए व्यक्ति मात्र तंत्र को ही और अधिक मजबूत करते हैं। ये लोग कभी भी कोई सीधा उत्पादन नहीं करते, परंतु ग्राहकों को तो उनका वेतन वस्तु के मूल के रूप में चुकाना ही पड़ता है। लाभ की सतत गिनती वेतन के बदले खर्च के अर्थात मनुष्य के बदले मशीनें उपयोग में लेने के लिए गुणा भाग करती ही रहती हैं। अर्थात काम मिला है, उन व्यक्तियों के मस्तक पर भी सतत चिंता की तलवार लटकती रहती है। इस गलाकाट स्पर्धा में टिकने की माथाफोड़ी अनेक लोगों की स्वतंत्र विचार करने की शक्ति को भी घटाती है, ऐसा नवीनतम शोधों का निष्कर्ष है। आज के इस तंत्र में काम और बुद्धि के मध्य का संबंध टूट गया है। इस कारण से तंत्र भी टूटने की कगार पर है। आज के उद्योग में काम करने वाले कारीगर को अपने काम की कोई जवाबदारी है ऐसा लगता ही नहीं है। इसी प्रकार अपने काम का गौरव भी अनुभव में नहीं आता। इस कारण से वस्तुओं की कलात्मकता और कारीगरी भी घटती जा रही है। कामदार के मन में काम का हेतु मात्र पैसा कमाना है,
जबकि मालिक के मन में इसका एकमात्र हेतु लाभ कमाना है। आज के समाज में कार्य का जिस प्रकार से विचार किया जाता है वे अत्यधिक भयावह है। कार्य को पैसा कमाने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इसके द्वारा जो पैसे मिलते हैं उनके अतिरिक्त ये भार स्वरूप है। व्यक्ति बिना पैसे मुफ्त में काम नहीं करता, जबकि अधिक छुट्टी लेना तथा कम से कम में काम करना यह उसका ध्येय बन गया है। वास्तव में तो इसका बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। कार्य तो व्यक्ति जीवन का मुख्य ध्येय और आत्मिक आनंद होना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी शक्तियों को कार्य के द्वारा बाहर आने का अवसर मिलना चाहिए। कार्य को तो जीवन अर्थपूर्ण, हेतुपूर्ण, आनंदपूर्ण बनाने के साधन के रूप में देखना चाहिए। कार्य के द्वारा आजीविका चलाने का हेतु तो अनुवांशिक रूप में अनायास प्राप्त होना चाहिए, परंतु आज के तंत्र में तो व्यक्ति केवल पैसे कमाने के लिए ही कार्य करता है और इस प्रकार से कमाए हुए पैसे का उपयोग शेष समय में जीवन का आनंद लेने के लिए करता है। इसका सबसे भयंकर परिणाम तो यह आया है कि जिंदगी का मुख्य समय अथवा जो काम करने के लिए पीछे जाता है वह समय का एक प्रकार का बिगाड़ है। इसमें से जितने पैसे मिलते हैं उतने खर्च करना ही उसका अर्थ है। जिंदगी का हेतु शाम को, रविवार को या छुट्टी के दिन ही है। कार्य का इस प्रकार का अर्धघटन करने से अधिक आत्मघाती अन्य विचार और क्या हो सकता है। वास्तविकता में तो हमारे लिए हमारे कार्य का अर्थ नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए कि उसकी भरपाई पैसों से की जा सके। गांधी जी ने अमूल्य सलाह दी थी, अपने कार्य का मूल्य पैसों में मत आको, हमारा कार्य दूसरे लोगों की सेवा में काम आए उसमें आको। व्यक्ति को कार्य करने का आकर्षण यह होना चाहिए कि मेरा कार्य उसे पसंद आया। दूसरों की सेवा करने के लिए स्वयं अपना तन मन धन लगा दें और एक सच्चे सैनिक की भांति समाज के लिए मरने को भी उद्यत हो जाएं, क्योंकि अंत में जो मरने के लिए तैयार नहीं उसे क्या पता कि जीना क्या होता है। ऐसा कब होगा, कैसे होगा, ऐसी आदर्श व्यवस्था किस प्रकार स्थापित हो, इसका उत्तर हमने पहले विचारा है। आजकल बड़ी भारी मशीनें और बड़े वैश्विक बाजार के लिए थोक उत्पादन का जो तंत्र है, उनके स्थान पर स्थानीय उपभोग हेतु स्थानीय उत्पादन तंत्र शुरू करके हो सकती है और इसका प्रारंभ गांव में कपड़े का उत्पादन सादे चरखे के द्वारा हो सकता है। इस तरह से कपड़े का उत्पादन करने से गांव के लोगों का भी बहुत फायदा है तथा पैसे, तकनीक, सरकार तथा यह सब व्यवस्था करने वालों की गरज भी नहीं रहती। गांव वाले स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम स्वयं कर सकते हैं। कपड़े के कारण बाद में अन्य उद्योग भी शुरू होने से गांव अति समृद्ध बन सकता है। प्रत्येक कोण में कार्य करने के अवसर मिल सकते हैं। मात्र कार्य मिलेगा इतना ही नहीं तो अर्थपूर्ण कार्य मिलेगा, कार्य करने का आनंद मिलेगा। कार्य करके आजीविका मिलेगी इतना ही नहीं तो समाज को कुछ प्रदान करने का संतोष मिलेगा, गौरव मिलेगा। आजकल की गलाकाट स्पर्धा के वातावरण में प्रतिस्पर्धी को पछाड़ने का हेतु मुख्य होता है। उसके स्थान पर किसी का शोषण किए बिना और अपना भी शोषण हुए बिना सब कार्य कर सकें, जिससे कार्य का बोझ मिटकर प्रेम पूर्वक तथा आनंद पूर्वक सबकी सेवा हो सके। ऐसा कार्य करने से जीवन की सार्थकता मिलती है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि जिन दिनों संस्कृति विविध रूपा नहीं होती उन दिनों में विद्वान और ऋषि, वीर और दानवीर धनवान की तुलना में अधिक पूजे जाते हैं। उन्हें सम्मान देकर मानवता स्वयं सम्मान पाती है। मात्र पैसा कमाने वाले को तो लोग शंका की नजरों से देखते। जिस प्रकार आज की राजनीति में राष्ट्रों के अनहद अहम का टकराव बन गया है, उसी प्रकार आजीविका प्राप्त करने का तरीका भी व्यक्ति की अत्यांतिक स्पर्धा की खटपट बन गई है। और फिर व्यक्ति तो व्यक्ति है, इसलिए इसे अपने धंधे में मात्र रोज रोज की रोटी ही नहीं अपितु सनातन सत्य की कामना है। गांधी, मोहनदास करमचंद, सर्वोदय, रस्किन का अनटू द लास्ट से साभार, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 1922, पृष्ठ संख्या 17, 1957 की आवृत्ति में। टोवर्ड्स यूनिवर्सल मेन, नई दिल्ली, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1961, पृष्ठ 31, 32 और 49 से व्यथा और विकल्प से साभार। पश्चिम का विज्ञान विषयक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्ञान विश्व में विज्ञान संज्ञा की बड़ी प्रतिष्ठा है। भारत के शास्त्रों में तो विज्ञान की बड़ी सरल व्याख्या की गई है। ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया और पद्धति को विज्ञान कहते हैं। यह बुद्धिनिष्ठ है। जीवन के सर्व क्षेत्रों में इसकी व्याप्ति है।
शरीर विज्ञान से लेकर अध्यात्म विज्ञान तक और पदार्थ विज्ञान से लेकर सृष्टि विज्ञान तक इसकी व्याप्ति है। यह पृथ्वी, जल, ग्रह, नक्षत्र, मन, बुद्धि, आत्मा आदि क्या है यह भी बताता है, और भोजन कैसे बनाया जाता है यहाँ से लेकर आत्मरक्षात्कार कैसे होता है यह भी बताता है। भोजन के पदार्थ खाने के बाद क्या क्या होता है से लेकर समाधि अवस्था में पहुंचने पर क्या होता है यह भी समझाना है। विश्व की सभी घटनाओं, व्यवहारों, स्थितियों, प्रक्रियाओं का ज्ञानात्मक विवरण देना विज्ञान का काम है, परंतु पश्चिम ने विज्ञान को अत्यंत सीमित क्षेत्र में बद्ध कर दिया है। शास्त्रीय दृष्टि से नहीं अपितु काम दृष्टि और अर्थ दृष्टि से प्रेरित होकर पश्चिम ने विश्व में भौतिक विज्ञान को ही विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। भारत की भाषा में कहें तो अन्नमय और प्राणमय कोश भौतिक विज्ञान के दायरे में आता है। भौतिक विज्ञान को पदार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। इससे ब्रह्मांड में व्याप्त पंच महाभूत और उन्हें संचालित करने वाले और नियमन में रखने वाले तत्वों का बोध होता है। इस दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण का नियम, सापेक्षता, पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों का व्यवहार, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति, गति और प्रभाव, मनुष्य के भी शरीर और प्राणों का स्वभाव आदि सब भौतिक विज्ञान के दायरे में आता है। पश्चिम इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, इतना महत्वपूर्ण कि शेष सारी बातों के लिए भौतिक विज्ञान के ही मानक लागू किए जाते हैं। एक दो उदाहरण देखना उपयोगी रहेगा। वर्तमान में योग विज्ञान को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। योग आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने की प्रक्रिया दर्शाने वाला विज्ञान है। इसका संबंध अंतःकरण के साथ है, अर्थात ये अंतःकरण की प्रक्रियाओं को निरूपित करने वाला विज्ञान है, परंतु पश्चिम ने इसे अन्नमय और प्राणमय कोश के साथ जोड़कर सीमित कर दिया है। योग को एक और व्यायाम के साथ और दूसरी ओर चिकित्सा के साथ जोड़ दिया है। दोनों आयामों में उसका संबंध शरीर के साथ ही स्थापित होता है। अन्नमय और प्राणमय कोशों के साथ योग के तीसरे और चौथे अंगों अर्थात आसन और प्राणायाम का संबंध अवश्य है, परंतु ये संपूर्ण योग विज्ञान के अंग हैं, वे भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग तो समाधि है, जिसके लिए शेष 7 अंग हैं। समाधि भौतिक विज्ञान से नहीं अपितु आत्मविज्ञान से संबंधित है, परंतु पश्चिम ने आसन और प्राणायाम को ही योग का केंद्रवर्ती विषय बनाकर उसका स्वीकार किया। ध्यान के लिए संज्ञा अवश्य है, आत्म साक्षात्कार जैसी संकल्पना भी है, परंतु उनके मापन की पद्धति भौतिक विज्ञान पर आधारित है। इस अर्थ में योग की उनकी समझ भारतीय समझ से सर्वथा भिन्न है। जैसे योग का कहा है वैसे ही मनोविज्ञान का है। मन शरीर और प्राण से परे है, अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी है, परंतु पश्चिम मन को भी भौतिक जगत के मापदंडों से ही समझता है। मन और बुद्धि को एक ही अंतःकरण के 2 आयामों के रूप में नहीं अपितु एक दूसरे से पृथक मान्यता है। वास्तव में इस ब्रह्मांड में भौतिक विश्व के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हैं, यह उसके दायरे से बाहर है। केवल मनुष्य में ही मन, बुद्धि आदि होता है, सृष्टि में नहीं, ऐसी उसकी समझ है। इसलिए उसका विश्व का आकलन भी अधूरा ही रह जाता है। अर्थात विज्ञान और उसकी प्रक्रियाओं को भौतिक विज्ञान के साथ जोड़कर उसने अपने ज्ञान और विज्ञान के विश्व को जड़वादी बना दिया है। यह विश्व का एकांगी बोध है। सृष्टि जड़ और चेतन दोनों तत्वों से बनी है। पश्चिम इसे केवल जड़ के अंग से ही देखता है। पश्चिम के लिए 2 अंग हैं, पदार्थ और ऊर्जा। वह इन दोनों के लिए मैटर एंड लाइफ कहता है, परंतु लाइफ और ऊर्जा में अंतर है। लाइफ के लिए भारत में जीवन शब्द का प्रयोग होता है, अंग्रेजी में भी ऊर्जा के लिए एनर्जी शब्द का प्रयोग होता है, परंतु प्राणमय कोश को वे ऊर्जा के रूप में ही जानते हैं। भारत की संकल्पनात्मक शब्दावली में ये दोनों अर्थात पदार्थ और ऊर्जा जड़ हैं। पश्चिम इस विश्व को जड़ का ही विस्तार मानता है और उनके विज्ञान को उसके साथ जोड़कर ही समझता है। भारत की दृष्टि से संकल्पनात्मक संज्ञाओं का घालमेल है। अकेले जड़ के बोध से ब्रह्मांड तो क्या, किसी भी छोटे या क्षुद्र पदार्थ का भी बोध नहीं हो सकता। प्राण को ही चेतन मानना सही नहीं है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के और जीवन के आकलन में ही अंतर पड़ जाता है। जिस प्रकार किसी भी बिंदु पर खड़े रहकर देखने पर पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, वैसे ही सृष्टि के आकलन के बारे में भारत और पश्चिमी जगत का है। पश्चिम की यह विज्ञान और वैज्ञानिकता की संकल्पना
सृष्टि के और जीवन के, पदार्थों के और मनुष्यों के स्वभाव और व्यवहारों के रहस्यों का आकलन सही प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। भारत का दर्शन पश्चिम से अत्यंत व्यापक है, केवल व्यापक ही नहीं तो अलग है और अधिक गहरा है। पश्चिम की विज्ञान की समझ और उसकी जीवन दृष्टि का एक दूसरे के साथ सीधा संबंध है। जो दृष्टि जन्म जन्मांतर को मानती नहीं है, जो पूर्व जन्म के संस्कार, कर्म और कर्म फल के सिद्धांत को समझती नहीं है, जो दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड के आंतरिक एकत्व के संबंध को देख नहीं सकती है, उसकी विज्ञान दृष्टि भी जड़वादी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे विज्ञान को प्रतिष्ठा देना स्वयं जीवन के लिए हानिकारक है। वास्तव में पश्चिम की जीवन दृष्टि ने विश्व में जो आतंक मचाया है, उसमें विज्ञान उसका बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। इस विज्ञान के मापदंड से किसी भी बात का मूल्यांकन करने पर विपरीत परिणाम होते हैं। पश्चिम ने विज्ञान को धर्म और अध्यात्म के विरोध में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं तो विज्ञान को अध्यात्म से श्रेष्ठ घोषित किया है। मूलतः यह कुतर्क का बहुत बड़ा उदाहरण है। अध्यात्म और विज्ञान एक समूह की संकल्पनाएं हैं ही नहीं जिससे उनकी तुलना कर तरतम संबंध निश्चित किया जा सके। भारत में जिसे धर्म और अध्यात्म कहते हैं, वे तो पश्चिम के लिए सर्वथा अपरिचित संकल्पना है। उनके ही ज्ञान विश्व का अपरिपक्व संकल्पनाओं का अपरिपक्व परंतु बलवान झगड़ा विश्व में छाया हुआ है। भारत भी उसमें उलझ गया है। विश्व के ज्ञान क्षेत्र के लिए यदि विपरीत बात है तो वह भारत का उलझना ही है, क्योंकि भारत ही यदि उलझेगा तो उलझे हुए विश्व को सुलझने में कौन सहायता करेगा। भारत को प्रथम तो पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से मुक्त होकर अपने आप में सुलझ जाना है और उस दिन वह पश्चिम सहित विश्व को सही मार्ग दिखाने की भूमिका निभाएगा। पश्चिम में तंत्र ज्ञान का कहर। तंत्र ज्ञान का शाब्दिक अर्थ भले ही अलग हो तो भी वह टेक्नोलॉजी के लिए स्वीकृत शब्द है। पश्चिम की टेक्नोलॉजी से आज सारा विश्व अभिभूत है। 19वीं शताब्दी में भाप का इंजन, टेलीफोन तथा विद्युत की ऊर्जा की खोज से नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। सूत पहले भी काता जाता था और वस्त्र पहले भी बुने जाते थे, परंतु उस समय सूत काटने वाले और वस्त्र बुनने वाले यंत्र थे। वे मनुष्य के हाथ की ऊर्जा से चलते थे। विश्व की जीवन शैली बदल देने वाले यंत्र नहीं हैं, यंत्रों को संचालित करने वाली ऊर्जा है। बिजली, भाप, पेट्रोल और अब अणु ऊर्जा ने भारी बदल दिया है। इस ऊर्जा के आविष्कार से पूर्व जिस ऊर्जा से यंत्र संचालित होते थे, वह ऊर्जा मनुष्य का और पशु का बल था। जैसे कि कुएं से पानी निकालने का काम सरल बनाने हेतु घिटनी थी, परंतु घड़े को खींचने वाले मनुष्य के हाथ होते थे। जमीन जोतने के लिए हल था, परंतु हल को चलाने वाले बैल होते थे। परिवहन के साधन भी थे, केवल भूमि पर नहीं तो जलमार्ग से यात्रा के लिए भी वाहन थे, परंतु उन्हें चलाने में मनुष्य और पशुओं की ऊर्जा प्रयुक्त होती थी। 19वीं शताब्दी से जैसे ही अन्य ऊर्जाओं का आविष्कार हुआ, परिवहन, यातायात, पदार्थों के उत्पादन आदि क्षेत्रों में बड़ा तहलका मच गया। टेक्नोलॉजी का स्वरूप ही बदल गया। शुद्ध भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जिज्ञासा से प्रेरित होकर जो आविष्कार हुए वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय ही थे, परंतु अल्प बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि और दुष्ट बुद्धि युक्त मनुष्य के हाथ में जब प्रभावी साधन आता है तो उसका प्रयोग कैसे होगा, यह सहज ही समझ में आने वाली बात है। विज्ञान एक प्रभावी साधन है, वह ना तो अच्छा होता है ना बुरा। उसका प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि उसके प्रयोग का परिणाम अच्छा होगा कि बुरा। विज्ञान के आविष्कार हुए तब पश्चिम की खुशी और गर्व की सीमा नहीं रही। दैवयोग से उस समय इंग्लैंड का आधिपत्य विश्व के बड़े हिस्से पर था, इसलिए विज्ञान के आविष्कारों से जन्मे उत्साह और आनंद का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। विज्ञान की सहायता से टेक्नोलॉजी का अद्भुत विकास हुआ। मनुष्य का जीवन असंख्य प्रकार की सुविधाओं में भर गया। एक भी काम ऐसा नहीं था जो यंत्र की सहायता से ना हो। यातायात के साधन बढ़ गए, यातायात की गति भी बढ़ी। सड़कें, पुल, पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सी मार्ग, पहाड़ों के बीच में से जाने हेतु बोगदे, पानी पर चलने वाले जहाज़ों के साथ साथ पानी के अंदर चलने वाले जहाज़, आकाश मार्ग से जाने हेतु हवाई जहाज़, अवकाशयान, बहुमंजिला मकान, ऊपर चढ़ते हेतु उद्वाहक, फर्नीचर बनाने हेतु यंत्र और उन यंत्रों को बनाने हेतु यंत्र, सर्वत्र यंत्र ही यंत्र दिखाई देने लगे। घरों के बैठक कक्षों, शयन कक्षों, भोजन कक्षों, रसोई, स्नानघर, बगीचा आदि सर्वत्र छोटे बड़े, सरल कठिन सारे काम यंत्रों के सहारे होने लगे।
आज भी नए नए यंत्र बनाने का ये सिलसिला जारी ही है। आज की संगणक की क्रांति ने जादू कर दिया है। भौतिक विज्ञान और उसकी सहायता से विकसित अद्भुत तंत्र ज्ञान का यदि एकांगी विचार ही करना है तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। परंतु उसके विश्वव्यापी जीवन लक्ष्य परिणामों का विचार भी करना है तो मामला गंभीर है। और ऐसा विचार करना ही होगा, क्योंकि जीवन के लिए विज्ञान और तंत्र ज्ञान होते हैं ना कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के लिए जीवन। आज तो वही बात सामने आ रही है। यंत्रों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब सारा जीवन यंत्रों के साथ अनुकूलन बनाने में ही व्यतीत होता है। बिना यंत्रों के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यंत्र हमें अनिवार्य लगने लगे हैं। यंत्रों का विनाशक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यंत्रों के कारण से आहार की गुणवत्ता कम हुई है। भोजन बनाने हेतु जो यंत्र सामग्री का प्रयोग होता है वह इस गुणवत्ता के नाश का कारण होता है। उदाहरण के लिए मिक्सर, ग्राइंडर, चर्नर, माइक्रोवेव आदि भोजन बनाने वाले का कष्ट कम करते हैं, परंतु भोजन करने वाले के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। खेतों में रासायनिक खाद, ट्रैक्टर से जुताई और बुनाई, बीजों का संकरीकरण, अनाज और सब्जी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था आदि से पोषण क्षमता का नाश होता है। वातानुकूलन जैसी व्यवस्थाओं से गर्मी से रक्षा होती है, परंतु शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है और वातावरण में तापमान बढ़ता है। वाहनों की गति के साथ मनुष्य का शरीर और मन तालमेल नहीं बिठा सकते हैं और अनेक मनोकायिक समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे अधिक एकदम में से समझने में नहीं आने वाली हानि है ज्ञानेंद्रियों की संवेदन क्षमता कम होना और कर्मेंद्रियों का कौशल कम होना। अनाज, सब्जी, फल, तैयार खाद्य पदार्थों के साथ डेयरी उद्योग ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई है। दूध जैसे प्राकृतिक पदार्थ को अत्यंत कृत्रिम बना दिया है। यंत्रों का एक साथी उत्पाद है पेट्रोलियम और दूसरा है प्लास्टिक। इन दोनों ने सुविधा तो बहुत निर्माण की है, परंतु पर्यावरण का महासंकट भी पैदा किया है। सारा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि से चिंतित है। तापमान बढ़ने का कारण पेट्रोल, प्लास्टिक और वातानुकूलन ही तो है। विश्व के अनेक देशों को तो सुनामी, भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, हिमवर्षा जैसे प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ रहा है। एक ओर गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी ओर ठंड भी बढ़ रही है। यह बदल भी नियमित नहीं है। इन संकटों का कारण भी पेट्रोल, प्लास्टिक और वातानुकूलन ही है। परंतु अब मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि संकट भी झेले नहीं जा सकते हैं और संकटों के कारणों को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। विश्व सम्मेलनों में संकटों की चर्चा की जाती है, परंतु उपाय ऐसे होते हैं जो संकटों को और बढ़ाएं। यंत्रों ने मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियों का ह्रास किया है। सुविधा और शक्ति दोनों परस्पर विरोधी बन गए हैं। वाहनों के कारण गति बढ़ी तो साथ साथ पैरों की चलना की क्षमता कम हुई। कैलकुलेटर ने गिनती करना शुरू किया तो बुद्धि की गणन क्षमता कम हुई। संगणक ने जानकारी का संग्रह करना शुरू किया तो स्मरण शक्ति और खोजी वृत्ति कम हुई। टीवी ने नृत्य गीत के कार्यक्रम शुरू किए तो हृदय की रसानुभूति की शक्ति कम हुई। साथ ही साथ सृजनशीलता भी कम हुई। यंत्रों ने वस्त्र बुनना, छपाई करना और रंगना शुरू किया तो वस्त्र संबंधित कारीगरी का ह्रास हुआ। यंत्रों ने सर्व प्रकार की कारीगरी के साथ जुड़े सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, कौशल, निपुणता, उत्कृष्टता, विविधता, मौलिकता और उसमें से मिलने वाले आनंद को नष्ट कर दिया। एक सर्जक और निर्माता को मजदूर बना दिया। एक और सर्जक नहीं रहा तो दूसरी ओर भावक भी नहीं रहा। यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक नुकसान है। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि यह सब खोने का खेद भी नहीं रहा। श्रेष्ठ का कनिष्ठ बनाने का यह तरीका है। यंत्रों ने जिस प्रकार एक एक मनुष्य की सर्व प्रकार की शक्तियों का ह्रास किया है, उसी प्रकार समाज में भी वर्गों में असंतुलन निर्माण कर दिया है। मालिक और नौकर का भेद तो है ही, काम करने वालों और करवाने वालों का भेद तो है ही, काम करने के हे मानने की वृत्ति तो है ही, साथ में जीवन की अनेक सुंदर और श्रेष्ठ बातों की कीमत पैसे से आंकना भी शुरू हो गया है। नृत्य, गीत, संगीत की कला के जानकार कम हो गए। वे पैसे लेकर ही अपनी कला की प्रस्तुति करते हैं और असंख्य लोग केवल दर्शक और श्रोता बनकर निष्क्रिय मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अर्थात गायक और भावक एक नहीं है। गायक को पैसा मिलता है, सुनने वाले को केवल सुनने का आनंद मिलता है, गाने का नहीं। गायक और भावक के बीच में यंत्र आ गए हैं।
अब तो यंत्रों का दखल इतना बढ़ गया है कि गायक को भी पता नहीं होता कि वे गाता है वह किस रूप में प्रस्तुत होगा। सर्व प्रकार के सृजन और निर्माता का यही हाल हुआ है। यह स्थिति समाज को मानसिक विघटन तक ले जाती है। व्यक्तित्व का विघटन तो इससे होता ही है। भारत की दृष्टि से यह अत्यंत आत्मघाती कृति है। भारत यंत्रों का निर्माण और उपयोग करना नहीं जानता है, ऐसा तो नहीं है। शेष प्रकार की सुविधाएं, कारीगरी, कला, दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं, शिल्प, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के शिखर भारत ने सर किए हैं। वैभव और उपभोग के मामले में भारत की बराबरी करने वाला अब तक कोई नहीं रहा है। भारत तो क्या, इजिप्ट के पिरामिड भी स्थापत्य के उत्तम नमूने रहे हैं। इनमें यंत्रों का प्रयोग हुआ ही है, परंतु वे व्यक्ति और समाज के लिए विघटनकारी सिद्ध नहीं हुए थे। पश्चिम जब यंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करता है तब उसका परिणाम घातक होता है। भारत यंत्रों का मनुष्य के सहायक के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देता है, मनुष्य के स्थान पर यंत्रों के प्रयोग का नहीं। मनुष्य यंत्र का दास नहीं बनना चाहिए। मनुष्य की स्वतंत्रता अबाधित रहनी चाहिए। मनुष्य का उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया पर स्वामित्व भी अबाधित रहना चाहिए। यंत्र का किसी भी रूप में प्रयोग स्वतंत्रता और स्वामित्व के अविरोधी होना चाहिए। भारत मानता है कि यंत्र कितना भी शक्तिशाली और उत्तम हो तो भी यदि वह संस्कृति, सामाजिकता, प्रकृति, मानवीय क्षमताओं का विरोधी होगा तो उसे अनुमति नहीं है। यंत्र से भी अधिक आवश्यक यंत्र का उपयोग करने का विवेक है। जब तक ये विवेक प्राप्त नहीं होता, यंत्र का उपयोग करने की अनुमति भारत नहीं देगा। भारत की दृष्टि में भौतिक विज्ञान और तंत्र ज्ञान के उपयोग का निकष पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिकता और संस्कृति है। भौतिक विज्ञान और तंत्र ज्ञान केवल साधन है, साध्य नहीं। वे उपकरण हैं, करण नहीं। इतना विवेक नहीं है तो वे विनाशक बनेंगे। जिसकी स्वतंत्रता, सर्जकता और स्वामित्व की रक्षा और सम्मान होता है, वह मनुष्य यंत्रों से भी प्रेम करता है, उनका रक्षण और सम्मान करता है। ऐसा करके वे यंत्रों के स्वभाव के रहस्यों का ज्ञान भी प्राप्त करता है। भारत ने ऐसी सिद्धि भी अतीत में प्राप्त की है। विश्व तो अभी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। विश्व को अभी विज्ञान और तंत्र ज्ञान के विषय में बहुत कुछ सीखना है। भारत को सिखाने हेतु सिद्ध भी होना है।